एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस थॉट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एवरीवन इज डूइंग ग्रेट टुडे, राइट? चलिए, सो दिस इज़ योर लास्ट सेशन ऑन बेसिकली इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये आखिरी पार्ट है, ओके, जिसमें आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री ख़त्म कर देंगे एंड विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल। फाइन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। ठीक है, फिश फार्मिंग यानी कि पिसी कल्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, कितनी तरह की होती हैं, कितने सारे टाइप्स की फिशेज होती हैं, क्या क्या ब्रीड्स हमें पता है, ओके। एंड देन विल टॉक अबाउट कॉम्पोजिट फिश कल्चर। ठीक है, फिर उसके बाद बी कीपिंग की बात करेंगे यानी कि एपीकल्चर, ओके। एंड देन विल डिस्कस अबाउट द स्पीशीज एंड देन अगेन व्हाट इज बी फॉर आज। फाइन। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग से पहले देखो, फिश फार्मिंग की जब मैं बात करती हूँ तो फिश फार्मिंग को यूजुअली हम ये भी कहते हैं कि एक्वा कल्चर भी कुछ एक वर्ड होता है। तुम लोगों ने सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज एक्वा कल्चर, राइट? सो व्हाट इज दैट? कि मैम एक्वा कल्चर भी बोला जाता है फिशेस के लिए, एनपीसी कल्चर भी आप कह रहे हो, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि एक्वा कल्चर इज ऑल अबाउट you are basically rearing or you're farming a lot of different types of sea creatures, okay, for commercial benefits। यानी कि हम सिर्फ फिशेस का यहाँ पे कल्चरिंग नहीं कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट ऑक्टोपस, वी टॉकिंग अबाउट क्रैब्स, वी टॉकिंग अबाउट प्रॉन्स, इन सब की बात करें। यानी कि जितने भी सी क्रिएचर्स हैं जो कि जिनका बेसिकली कल्चर किया जा सकता है फॉर एनी प्रोडक्ट व्हाट्सोएवर, ठीक है, कमर्शियल बेसिस पे, चाहे वो एज सी फूड के लिए इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी और रीज़न से वो इस्तेमाल किया जाए, दोज पर्टिकुलर सी क्रिएचर्स कम्स अंडर एक्वा कल्चर। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पिसी कल्चर की, तो पिसी कल्चर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम फिशेस की कल्चरिंग कर रहे हैं, ओके। फिशरी और फिश फार्मिंग, ओके, दैट इन्वॉल्व्स द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ योर फिशेस साइंटिफिकली। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग में आते हैं हमारे पास दो तरीके। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ nature of sources of fishes। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टाइप बेसिकली। तो अब इसके अंदर दो होते हैं। पहला होता है आपके पास कैप्चर फिशरीज, ओके। कैप्चर फिशरीज क्या होते हैं? कैप्चर फिशरीज वो बेसिकली यू कैन से फिश फार्मिंग है जहाँ पे हम फिश को डायरेक्टली उनके नेचुरल सोर्स से पकड़ते हैं, ओके। जैसे कि डायरेक्टली उनके नेचुरल सोर्स का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल रिवर्स से पकड़ा, है ना, पॉन्ड से पकड़ा, मतलब उनके नेचुरल सोर्स से आप फिशेस को कलेक्ट कर रहे हो, उन्हें पकड़ रहे हो, दैट इज कैप्चर फिशरी, ओके। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव हियर इज योर कल्चर फिशरी। सो कल्चर वर्ड से मतलब समझ जाओ, कल्चर का यानी कि उनको आप बेसिकली खुद ही एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप उन्हें ग्रो कर रहे हो। सो फिश इज कल्टिवेटेड इन आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज कॉल्ड एज ब्रीडिंग पॉन्ड्स। यानी कि हम बात करते हैं ब्रीडिंग पॉन्ड्स का। ठीक है, ब्रीडिंग पॉन्ड्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ओके। जिसमें क्या होता है कि चाहे हम क्या नाम है आपके मराइन पानी से या फिर आपके मराइन वाटर लैंड से, या फिर हम बात करते हैं उनके फ्रेश वाटर से, वहाँ से हम लोग फिशेस को पकड़ते हैं। ठीक है, उनके जो एग्स होते हैं उनको लेकर आया जाता है, ओके। और उनको फिर अपनी ब्रीडिंग पॉन्ड्स में, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर उन्हें कल्चर किया जाता है। यानी कि उन्हें समय से खाना दिया जाएगा, उनका देखभाल किया जाएगा, ओके, टिल द टाइम दे गेट मैच्योर। और फिर उसके बाद कंसिस्टेंट ब्रीडिंग होती है सो दैट दे कैन प्रोवाइड अस विद मोर नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर कल्चर फिशरी। आई होप ये पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट आता है चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाटर सोर्सेस। अब वाटर सोर्सेज यानी कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के वाटर सोर्सेज होते हैं, ओके। तो अब उसमें किस टाइप के हमारे पास हमें फिशेस मिलती हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइन। सो अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट योर द डिफरेंट वेराइटीज़, पहला हमारे पास होता है मराइन फिशरीज। आई एम जस्ट राइटिंग द नेम ओवर हियर, उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो मराइन फिशरीज होती हैं, और दूसरा होता है तुम्हारे पास क्या, इनलैंड फिशरीज। ठीक है, इनलैंड फिशरीज। तो अब क्या है इन दोनों में डिफरेंस? देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना मराइन वाटर की, ओके, यानी कि मराइन फिशरीज की जब हम बात करते हैं, सो वी आर कैचिंग फिशेस डायरेक्टली फ्रॉम अ मराइन वाटर, ओके, कैचिंग फिशेस फ्रॉम मराइन वाटर, खारा पानी।
ठीक है, मराइन यानी कि खारा पानी, सॉल्टी पानी जो होता है, ओके, वहाँ से आप फिशेस को कैच कर रहे हो, दैट इज़ योर मराइन फिशरीज, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ग्रे मिलेट होता है हमारे पास, मिल्क फिश होते हैं, ठीक है, ये सारे होते हैं तुम्हारे जो कि मराइन फिशेस कहलाए जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि इंडिया की जो मराइन फिशरी रिसोर्सेज हैं वो कम से कम आप ये कह सकते हो कि 7500 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन पे वो पूरा फैला हुआ है, ओके, और डीप सी से भी ज़्यादा पीछे की तरफ, या फिर बियॉन्ड हम जा सकते हैं टू कैच दीज फिशेज, बिकॉज मराइन रीजन इज़ अ लॉट मोर, लाइक मराइन वाटर सिस्टम इज़ अ लॉट मोर, राइट। तो बहुत सारे पॉपुलर ऐसे फिश वैराइटीज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉम्फ्रेट हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे थोड़े से और लिख लेते हैं। सो वी हैव पॉम्फ्रेट, राइट, वी गॉट मैक्रेल, MACKEREL, ठीक है, मैक्रेल, टूना, ओके, इसके अलावा क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखे भी हैं और, ओके, सार्डीन्स भी होते हैं, ये सब बहुत कॉमन है जो तुमने सुने होंगे, ठीक है, ग्रे मिलेट एरा, मिल्क फिश एरा, ओके, तो ये सारे आपके होते हैं जो बहुत ईजिली फिशिंग नेट्स के थ्रू हम इन्हें पकड़ पाते हैं, यूजिंग फिशिंग नेट्स वी आर ईजिली एबल टू कैच दैम, ओके। तो ये होता है, ये लार्ज स्केल पे किया जाएगा, फाइन। कभी कभी इसके अलावा पता है एक और चीज़ होती है कि जैसे बिकॉज मराइन एरियाज इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ होता है एक मराइन जो वाटर बॉडी होता है, तो यूजुअली पता है क्या किया जाता है कि कुछ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओके, देयर आर सर्टेन सैटेलाइट्स एंड सम डिवाइसेस कॉल्ड एज इको साउंडर्स, ओके, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसे बेसिकली पानी में छोड़ दिया जाता है, तो इनमें से निकलती हैं वाइब्रेशन, ओके, जिसका काम क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट वाइब्रेशन आपके, मतलब अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज की आप बात कर लो, तो उनके थ्रू ये लोकेट कर पाते हैं कि पर्टिकुलर फिशेज उस मराइन रीजन में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इको साउंडर्स का तो यही काम है, फाइन। जैसे सोनार सिस्टम है ना, सोनार सिस्टम सुना होगा तुमने, होता है ना कि शिप्स को के नीचे वो एक सिस्टम छोड़ देते हैं विच इज़ कॉल्ड ए सोनार सिस्टम, जो कि वाइब्रेशन सेट ऑफ करता है, बेसिकली एक तरीके से आपकी यूवी रेज को फेंकता है, जो जहाँ तक जाती है फिर वहाँ से वो टकरा के जब वापस आती है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग टकरा के किससे वापस आती है, कोई रॉक बेल्ट है या फिर कोई ग्लेशियर है या कुछ भी है, दिस इज़ ऑल डन सो एज टू मेक श्योर कि आसपास का एनवायरनमेंट कितना सेफ है फिशेस, सॉरी, शिप्स की मूवमेंट के लिए, ओके, तो वो जब वो टकरा के वापस आती है तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया जाता है, सो दैट इज़ व्हाट योर सोनार सिस्टम है। सो सिमिलरली इको साउंडर्स का भी यही काम होता है, ठीक है। अब इनमें से कुछ हम मराइन फिशेज होते हैं जिनकी बहुत अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ओके, तो वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं ये मिलेट्स, ओके, मिलेट्स हो गई, इसके अलावा कौन सी होगी, मिलेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके अलावा भेतकी होती है, ओके, भेतकी, ठीक है, भेतकी हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा तुम्हारे पास पर्ल स्पॉट्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत से दिखते हैं, ठीक है, पर्ल स्पॉट्स हो गए, तो ये सारे बहुत हाई इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से क्या नाम है कल्टिवेट किया जाता है, ओएस्टर्स को स्पेशली कल्टिवेट किया जाता है ताकि पर्ल्स उनसे मिल सके, ओके। सो ये हुआ तुम्हारा मराइन फिशरीज, ओके। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी ज़रूरी है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज मैरीकल्चर, ओके, तो जब हम इन पर्टिकुलर भेद की पर्ल स्पॉट्स और इन सब के अलावा जब हम इन एडिशन में जैसे शेल फिश, ऑयस्टर्स, ठीक है, लाइक यानी कि प्रॉन्स, यानी कि इन सभी फिशेस के साथ साथ में हमने कल्चरिंग करी प्रॉन्स की, हमने कल्चरिंग करी सीवीड्स की, ठीक है, मतलब इस टाइप की एक्स्ट्रा चीज़ों की भी अगर हम जब कल्चरिंग करते हैं, ऑयस्टर्स की करते हैं, ऑलराइट, तो तब ये चीज़ कहलाई जाती है मैरीकल्चर, ठीक है, जब आपने इन चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैरीकल्चर, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर फ्रेश वाटर फिशेज जो कि हमें मिलेंगी इनलैंड फिशरीज में, ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज योर इनलैंड फिशरीज, आई होप ये भी क्लियर ही हो, यानी कि यानी कि यानी कि यानी कि यानी कि फ्रेश वाटर से कैच की हुई फिशेज, फ्रेश वाटर फिशेज, फाइन। अब इन फ्रेश वाटर फिशेज में यानी कि अब ये कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे, कैनल्स हो गए, ठीक है, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो जाते हैं, ऑल ऑफ दीज आर योर डिफरेंट सोर्सेज, फाइन। एंड इवन के नाम में कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल समथिंग कॉल्ड एज अ ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर भी कुछ एक चीज़ होती है जो कि कुछ नहीं बट बेसिकली ये वो एरिया होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर प्लस आपका मराइन वाटर मिक्स होता है, उस पार्ट को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं, इवन यहाँ से भी फिशेज कैच करी जा सकती हैं, ओके। तो ये जो कैप्चर होते हैं ना यहाँ पे फिशेज, इट्स नॉट जस्ट डन इन द लाइक द इनलैंड वाटर बॉडीज, इसके बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है।
अब ये जो होती है ना फिश कल्चर यहाँ पे की जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट आप एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ना कटला, सी बेस, मृगाल, रोहू, ये सारे तुम्हारे फ्रेश वाटर एग्जांपल्स हैं एंड द मोस्ट कॉमन वंस आर दीज। ओके, कटला, रोहू, मृगाल, ठीक है, कॉमन कार्प, ये सारे तुम्हारे बहुत ही बेसिक से और बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल बेसिकली और योर इनलैंड फिशरीज, फाइन। अब एक चीज़ और है, जब हम बात करते हैं यू नो ब्रीड्स ऑफ फिशेस की, जब हम बात करते हैं तो हम इन्हीं दोनों को ना और फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ इंडिजिनस, जो याद है आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया ही था। ओके, इंडिजिनस, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्जॉटिक। इंडिजिनस एंड एक्जॉटिक में डिफरेंस क्या है? इंडिजिनस यानी कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर की फिशेस होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन योर कटला, राइट, रोहू, ओके, मृगाल। तो ये सारे समझ आ ही गया होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। जो भी हमारी ये फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सॉल्ट वाटर की फिशेस जो होती हैं, सॉल्ट वाटर फिशेस, ओके, उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मिलेट्स का। तो ये सारे इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि हमारी अपनी कंट्री में ये मिलते हैं। तो ये हो गए इंडिजिनस ब्रीड्स। ओके, एक्जॉटिक सिंपल सी बात है, जो बाहर से मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में अगर मैं बात करूँ तो फ्रेश वाटर में एक्जॉटिक ब्रीड कौन सी होगी? कॉमन कार्प, ठीक है, कॉमन कार्प एक्जॉटिक ब्रीड में कहलाया जाता है। और यहीं पे अगर क्या नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे चाइनीज़ कार्प भी होता है, सिल्वर कार्प भी होता है, ठीक है। तो ये सारे हो जाते हैं तुम्हारे एक्जॉटिक ब्रीड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज योर कॉम्पोजिट फिश कल्चर, जिसे हम पॉली कल्चर कहते हैं। तो कॉम्पोजिट फिश कल्चर क्या होता है? हाँ, ये वो मेथड है फिश फार्मिंग का जहाँ पे हम कई सारे फिशेस को कल्चर करते हैं एक साथ, एक स्पेसिफिक पॉन्ड के अंदर या फिर किसी एक ऐसी आर्टिफिशियल वाटर बॉडी के अंदर जो हमने क्रिएट करी है, ठीक है। सो कॉम्पोजिट फिश कल्चर इज सिंपली योर कल्चरिंग मेथड ऑफ फिश फार्मिंग, in which many types of fishes are cultured. In a single pond, ठीक है। ये होता है। अब इसमें देखो सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, ये ना एक तरीके से आप ऐसे मान लो ऐसे जोन से क्रिएट होते हैं। ओके, क्रिएट करे नहीं जाते, बस मान लो ऐसे। तो तुम्हारे पास ना कॉम्पोजिट फिश कल्चर है, मान लो ये पता है यूजुअली वैसे किया किस चीज़ के साथ जाता है, ये यूजुअली किया जाता है आपके उनके साथ, जो हम जैसे स्मॉल स्केल फार्मर्स की अगर मैं बात करूँ जिनको और एक्स्ट्रा इनकम करनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे उन्होंने राइस ग्रो करी होती है ना, अब आपको पता है राइस हमने डिस्कस किया, इट्स अ खारिफ क्रॉप, इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, राइट। तो राइस वाली फील्ड्स में ना इतना सारा पानी भरा होता है, वो उसके अंदर कुछ फिशेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे यही रोहू, कटला, मृगाल, इन तीनों को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो ये तीनों के तीनों ना क्या करते हैं कि कॉम्पोजिट फिश कल्चर का मतलब ये होता है कि सारा जोन जो होता है 3 जोन में बढ़ जाता है एक तरीके से आपका फिशिंग एरिया, फाइन। और वो 3 जोन कौन से होते हैं? एक होता है तुम्हारा सरफेस फीडर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सरफेस फीडर्स, ऑलराइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको इसमें बांटते हैं। तो टॉप वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ मान लो टॉप वाला पोर्शन, ये मिडिल वाला पोर्शन, ठीक है। टॉप वाला पोर्शन कहलाया जाता है सरफेस फीडर्स का, ओके। मिडिल वाला पोर्शन है जो कि कहलाया जाता है क्या, इसे कहते हैं जैसे कि कॉलम फीडर, ठीक है। और लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं बॉटम फीडर। ये 3 जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने सोच के ही ऐसे फिशेस को इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे, जैसे कि मैं बोल देती हूँ कटला हमने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, कटला करा, फाइन, रोहू इधर कर दिया और साथ में हमने मृगाल कर दिया। तो हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर में करते ही इसी तरीके से काम है कि हम ऐसे फिशेस की ब्रीड्स को चूज़ करते हैं जो अलग अलग जोन्स में रहती हों। मतलब क्या है कि कटला सिर्फ और सिर्फ जब खाना डलेगा तो अपने सरफेस एरिया में ही खाना खाएगी, वो कभी भी नीचे नहीं जाके किसी और के जोन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। सिमिलरली गोज विद रोहू अपने कॉलम फीडर में रहेगा, यानी कि मिडिल जोन में रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, जो खाना उसके अपने जोन में से मिलेगा वो वही खाएगा, इट विल नॉट डिस्टर्ब एनी वन एल्स। एंड द थिंग सेम थिंग गोज विद द मृगाल फिशेज एज वेल, यानी कि बॉटम फीडर्स के साथ। सो बेसिकली ऑल द जोन्स ऑफ द वाटर बॉडीज काइंड एक्सप्लॉइटेड इन दिस, ठीक है। और इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है,
बिकॉज डिफरेंट स्पीशीज़ है, उनका खाना डिफरेंट है, उनके खाने की हैबिट्स अलग अलग है, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो कटला हमेशा यहाँ पे सरफेस फीडर्स होती हैं, ठीक है। रोहू हमेशा कॉलम फीडर्स कहलाई जाती हैं, और जो आपके पास मृगाल है यहाँ पे इन्हें हम बॉटम फीडर्स कहते हैं। ओके, बेसिकली इनका काम क्या होता है कि दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ईच अदर। ओके, अगर मैं बोलूँ कि अच्छा मैम तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, यानी कि हम ये कॉम्पोजिट फिश कल्चर कर ही क्यों रहे हैं, सो दैट वी क्रिएट मोर नंबर ऑफ फिशेस, ठीक है। सेकेंडली यू क्रिएट मोर नंबर ऑफ फिशेस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज टुगेदर इटसेल्फ, है ना, एक साथ ही कर रहे हो आप इतनी सारी वेराइटीज़ का, है ना। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, कंपटीशन नहीं है, अपने अपने में रहेंगे तो बस बढ़िया, अपना अपना खाना खाएंगे और जिएंगे बढ़िया, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। सो दैट विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ फिशेस, ठीक है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बढ़ जाएगी, डेथ रेट्स कम हो जाएंगे और ग्रोथ रेट्स बढ़ जाएगी। तो आपको एक बारी में कई सारी फिशेस भी मिल गई, आपको एक बारी में कई वैरायटी की फिशेस भी मिल गई, कोई कंपटीशन भी नहीं हुआ, तो उसके वजह से जो भी खाना तुमने डाला वो सबको सफिशिएंटली उनको उतना खाना मिल रहा, कोई खाने का वेस्टेज भी यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्पोजिट फिश कल्चर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कॉम्पोजिट फिश कल्चर में, ठीक है, कि इसमें से ना मोस्टली जो फिशेस होते हैं दे ओनली ब्रीड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ओके, लिमिटेशन की अगर मैं यहाँ पे तो एक लिमिटेशन ये होती है कि दे लाइक मोस्ट, अच्छा यहाँ नहीं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, लिमिटेशन कॉम्पोजिट फिश कल्चर की है कि मोस्ट फिशेस ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून सीजन, ठीक है। अब मानसून सीजन के टाइम पे इसे ब्रीडिंग करेंगे, तो अगर आप फिश सीड को यहाँ पे कलेक्ट भी करते हो, ओके, यानी कि अगर हम फिश सीड कलेक्ट भी करते हैं तो क्या होता है कि इट कैन बी मिक्स विद दैट ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल, यानी कि इवन इफ अगर हम कोई फिश सीड को कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वाइल्ड, इट कैन बी मिक्स विद दैट अदर स्पीशीज। तो मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिश फार्मिंग की वजह से दिस काइंड ऑफ लाइक अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। मतलब क्या हुआ कि मान लो एक ही सीजन में तुम्हारे मानसून सीजन में रोहू ने ब्रीडिंग कर ली, ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ सीजन के अंदर कटला ब्रीडिंग कर रहा है, तो एक साथ में ना हमको अच्छी क्वालिटी के फिश सीड्स नहीं मिल पा रहे। द रीज़न बीइंग बिकॉज सबका अपना यू कैन से जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो अलग हो जाती है, और जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अलग हो जाती है तो देर इज़ नो टाइमली रिलीज ऑफ द फिश एग्स और द फिश सीड्स, सो देर इज़ अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, ओके, लैक ऑफ availability of good quality seeds, fine. So this is one major problem. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए there has been a usage of hormonal stimulation, ठीक है। हार्मोनल स्टिमुलेशन एक मेथड है। बेसिकली क्या किया जाता है कि इसमें कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो कि फिशेस को इंजेक्ट कर दिए जाते हैं एक ही समय पे, सो दैट द मेल फिश एंड द फीमेल फिश दे बिकम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर एंड देन दे ब्रीड टुगेदर, सो दैट दे कैन सप्लाई अस विद अ प्योर फिश सीड, ठीक है। तो ये तुम्हारी इस तरीके से लिमिटेशन खत्म हो जाती है, ओके। So that is all about your pisciculture or aquaculture. Let's move on to the last topic of this particular chapter, which is your beekeeping, यानी कि एपीकल्चर हम किसे कहते हैं। तो भाई बी कीपिंग करी क्यों जा रही है? हनी के लिए। सबसे ज़्यादा प्राइमरी यूसेज क्या है? हनी का। हनी पसंद है ना सबको, है ना, दिस इज़ द मेन थिंग, राइट। तो बी कीपिंग मेनली इसके लिए काम के लिए करी जाती है। इट्स लाइक अ साइड बिजनेस ऑल्सो। अगर आप एक एग्रीकल्चर फार्म ओन करते हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो बी कीपिंग इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा अर्निंग पोटेंशियल दे देता है, ओके। तो बी कीपिंग ना इट रिक्वायर्स लाइक लो इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडिशनल इनकम जनरेट हो जाती है, ओके। लेकिन इससे क्या होता है ना कि सिर्फ एक हनी नहीं मिल रहा है, बी कीपिंग की वजह से आप वैक्स भी मतलब हनी बीज कैन जनरेट वैक्स एज वेल, एक अच्छा सोर्स हो जाता है जिसकी वजह से मेडिसिन प्रिपेयर हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर हो सकते हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, फाइन। अब बात करते हैं कि आपकी बी कीपिंग के यहाँ पे ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, ओके। सो हमेशा याद रखना है एपीकल्चर का मतलब होता है, एपी स्टैंड्स फॉर बीज, ओके। सो एपीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ हनी बीज इन एन आर्टिफिशियल हाइव, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइव को क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये जो आर्टिफिशियल हाइव्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं उन्हें एपियरीज कहा जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वी कॉल दिस एज एपियरीज, ओके।
प्रोडक्शन ऑफ हनी को बढ़ाने के लिए, उसकी कमर्शियल लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए एक आर्टिफिशियल एपीडीज ही क्रिएट कर दिए जाते हैं जहाँ पे गुड क्वालिटी के बीज को रखा जाता है, उन्हें रियली प्रोड्यूस होने। सो देयर आर डिफरेंट स्पीशीज अगेन इन द सेम कैटेगराइजेशन वी हैव इंडिजिनस एंड देन वी गॉट एग्जॉटिक। ठीक है, इंडिजिनस कौन सी होती है? वही जो नेटिव इंडिया में मिल रही हैं, यानी कि एक सबसे नेटिव हमारे पास मिलती है जिसे हम कहते हैं एपिस डोरसाटा। एपिस डोरसाटा इज द कॉमन नेम ऑफ व्हाट? इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ रॉक बी। ठीक है, रॉक बी होती है हमारे यहाँ जिसे हम जाइंट बी भी कहते हैं। तो एपिस डोरसाटा इज द लाइक इट्स साइंटिफिक नेम। ठीक है, इसके अलावा एपिस इंडिका है, ये भी बहुत कॉमन है। यूजुअली तुम किसी बी के बारे में अगर सुनोगे कहीं भी बात करते हुए तो यही होती है जो कॉमनली हम इंडिया में बात करते हैं, दैट इज इंडियन बी। ठीक है, नाम ही इसका इंडियन बी है। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एपिस फ्लोरे। एपिस फ्लोरे होती है टाइनी लिटिल बीज, तो इनका नाम ही है लिटिल बी। ओके, ये तुम्हारे हो गए इंडिजिनस, यानी कि जो हमारे इंडिया में मिलते हैं। एक्सोटिक बाहर से जो मंगाई जाती है वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, सो एपिस मेलिफेरा का कॉमन नेम है इटालियन। ठीक है, ये बाहर से मंगाई जाती है। अब रीज़न क्या है कि भाई बाहर से मंगाने का? सिंपल सा रीज़न ये है बिकॉज जो एपिस मेलिफेरा है ना, इसका ना एक तो आप ये कह सकते हो कि स्टिंग करने का जो इसका लाइक हैबिट है वो बहुत कम है, यानी कि ज़्यादा स्टिंग नहीं करती। ओके, इट हैज़ अ वेरी गुड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़, बहुत अच्छा रिप्रोडक्शन करती है, साथ के साथ बहुत अच्छा ही हनी प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इसलिए एपिस मेलिफेरा का ज़्यादातर वो होता है इस्तेमाल। सो दैट इट इज़ एन हनी कलेक्शन कैपेसिटी यू कैन सी दैट। कम स्टिंग करती है, ओके, एंड लॉन्ग पीरियड्स में वो अपना बी हाइव में रहती है। तो अगर ये बात करें हाई हनी कलेक्शन, ठीक है, हाई हनी कलेक्शन, इसके बाद स्टिंग्स लेस, लिव्स लॉन्गर इन बी हाइव। तो लॉन्गर लिव रहने से क्या हो जाएगा भाई? दे कैन ब्रीड बेटर, व्हेन दे कैन ब्रीड बेटर सो दे विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ द बीज व्हिच कैन अगेन give us more number of honey, like it can produce more number of honey. ठीक है, and the last thing we have here is your bee forage. So bee forage का simply मतलब क्या होता है? It simply stands for like including ऐसे flowering plants जो कि pollen provide कर सकें, nectar provide कर सकें आपके honey bee को। ठीक है, तो अगर मैं इसे bee forage कहूँ या फिर bee pasturage कहूँ, बात एक ही है। Okay, so this is nothing but introducing flowering plants which provides क्या बोला था मैंने? हाँ, which provides pollen and nectar to the honey bees। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा बी फोराज। तो द पैस्चरेज और या फोराज का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग अलग रीजन पे, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया पे वो डिपेंड करता है। ओके, बेसिकली क्या होता है कि एपियरी यहाँ पे क्रिएट कर दिया मान लो, और यहीं पे आसपास में ऑलरेडी एक बोटानिकल एरिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यूजुअली एपियरी हमेशा बिल्ड ही इसी जगह पे की जाती है जहाँ पे उसको आसपास हनी बीज को फ्लावरिंग प्लांट्स मिल सके, ताकि वो आराम से उड़ के जा सके, अपना नेक्टर कलेक्ट कर सकते, पोलन भी कर सके। तो साथ के साथ वो पोलिनेशन भी करवा पा रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो कलेक्टिंग द नेक्टर विच हेल्प्स इन मेकिंग व्हाट? इट हेल्प्स इन मेकिंग द हनी। ठीक है, तो पैस्चरेज के आसपास ही एपियरी बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी क्वालिटी और टेस्ट होता है ना हनी का, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि कौन से फ्लोरा से वो नेक्टर कलेक्ट किया जाता है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ इट एवरीवन। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टुडे। सो आज हमने बात करी एक्वाकल्चर की। एक्वाकल्चर स्टैंड्स फॉर अगेन the rearing and the culturing of not just the fishes but all the sea creatures which can be used for commercial purposes, right? And pisciculture is all about the farming of the fishes only. ठीक है, टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग में एक आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोर्सेज ऑफ फिशेज। तो कैप्चर फिशरीज और कल्चर फिशरीज होते हैं। कैप्चर जिनको उनके ही स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल एरिया से ही उन्हें कैप्चर किया जाता है। और कल्चर फिशरीज होते हैं जो कि ब्रीडिंग पॉन्ड्स होते हैं, यानी कि हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करा, वहाँ पे आके हम उसे रेयर कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाटर रिसोर्सेज हमारे पास मराइन एंड इनलैंड फिशरीज होती है। मराइन फिशरीज इज ऑल अबाउट कैचिंग फिशेज फ्रॉम द मराइन वाटर, यानी कि सॉल्ट एरिया से। ठीक है, फिशिंग नेट्स के थ्रू, सैटेलाइट एंड इको साउंडर्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। बेसिकली उन्हें लोकेट करके उन्हें कलेक्ट किया जाता है।
तो पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, टूना, सार्डिन्स, मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट, ये सारे के सारे आपके सॉल्ट वाटर फिशेज होते हैं, ठीक है। इसमें से एक चीज़ याद रखनी है, अब जब कभी भी प्रॉन्स एंड सी वीड और ऑयस्टर्स ये सारे भी इनके साथ में अलग करके इन्हें रियर करना शुरू कर दिया, तब इस पूरी चीज़ को हम मैरीकल्चर कहते हैं, ओके। देन वी गॉट इनलैंड फिशरीज, जहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेज को कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो कैनल से हो, पॉन्ड से हो, रिवर्स से हो, ओके। एंड इवन इन ब्रैकिश वाटर, कटला, रोहू, मृगाल, कॉमन कार्प, ये सारे आपके फ्रेश वाटर हो जाते हैं। ब्रीड्स ऑफ फिशेज भी होते हैं, तो इंडिजिनस जो हमारे इंडिया में मिल रही हैं, जैसे कटला, रोहू, मृगाल, मुलेट्स, ठीक है, और एक्जॉटिक कॉमन कार्प जो कि बाहर से मंगवाई जाती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपोजिट फिश कल्चर, तो विच इज़ नथिंग बट पॉलीकल्चर, जहाँ पे एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एक ऐसी फिश फार्मिंग हम कर रहे हैं जहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज को हम एक साथ कल्चर कर रहे हैं एक सिंगल पॉन्ड में। वो 3 जोन में बांट दिए जाते हैं, सरफेस, कॉलम एंड बॉटम फीडर्स, ठीक है। एंड इसका सिग्निफिकेंस बस ये रहता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ फिशेज हमें मिलती हैं, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा होते हैं, लेस डेथ रेट्स होते हैं, मोर वैरायटी ऑफ फिशेज हम कैच कर पाते हैं, एंड देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन ऑफ द फूड ऑफ द हैबिटेट, सो इसकी वजह से देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ द फूड एज वेल, ओके। एंड द लिमिटेशन ओवर हियर इज बिकॉज इन सबकी ब्रीडिंग सीजन अलग अलग होते हैं, इम्यूनिटीज अलग होते हैं, मेच्योरिटीज अलग होती है, इसकी वजह से देयर इज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, जिसको ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने हार्मोनल स्टिमुलेशन का काम, बेसिकली हार्मोनल स्टिमुलेशन का एक आइडिया निकाला है, जिसमें वी इंजेक्ट सर्टेन हार्मोन्स टू द फिशेज व्हिच इंक्रीजेस देयर प्रोडक्टिविटी, बेसिकली मेच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, ओके। Then we talk about beekeeping. Beekeeping is all about rearing and culturing of honeybees in an artificial area called as apiaries for honey, of course, and इसके साथ साथ वैक्स भी मिलता है, ओके। इंडिजिनस ब्रीड्स होती है एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एंड एक्सोटिक ब्रीड है हमारे पास एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज वो हाई हनी कलेक्शन रखती है, वो कम स्टिंग करती है, एंड इट लिव्स लॉन्गर इन द बी हाइव, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हनी बना भी पाएगी। बी फोराज एंड बी पैस्चरेट हमने समझा, विच इज़ नथिंग बट इंट्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स which provides pollen and nectar to the particular honey bee so that they can produce good quality honey, okay. So that's all for this whole chapter. I hope it's clear to everyone. If you got any doubts or queries, you can always post it in the comment section. And yes, if you like the particular lecture, please make sure that you do like, share and subscribe, and also stay tuned for other topics as well. Actually बस इतना ही. Thank you so much for joining. Take care everyone.